नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, दतिया उपचुनाव अभी चुनाव की तारीख से पहले ही सियासी पारा जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जीत के दावे दोनों तरफ से पूरे आत्मविश्वास के साथ किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दतिया में फिर कमल खिलेगा, तो कांग्रेस का यह दावा है कि इस बार मुकाबला नहीं बल्कि जीत 500% तय है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ही बयानबाजियां, पलटवार और राजनीतिक वार जिस तरह से देखने को मिल रहा है, उससे दतिया की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। अब देखिए, कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लोग बाग छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह कर रहा हूँ, हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित है, दुखी है, ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। तो देखिए, दतिया का जो दंगल है वो छिड़ गया है। अब किसका मंगल होगा, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। हालांकि प्रत्याशी अभी तय नहीं हुए हैं, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव की चर्चा बहुत तेजी के साथ है। जिस तरह से राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट गए। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपक वलेजा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। और शिंपी अग्रवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शिंपी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवेश गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए दीपक जी, पहला सवाल आपसे ही। अभी उम्मीदवार तय हुए नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दतिया में चुनावी प्रचार जोरों पर है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस तरह से कमान संभाल ली है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या सिर्फ औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है? चुनाव चेहरा जो है वो नरोत्तम मिश्रा ही रहने वाले? जी, जो भी कार्यकर्ता होगा वो कमल के फूल से चुनाव लड़ेगा। जो भी कार्यकर्ता होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे और भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श है उस पे खरे उतरने वाला होगा। अब वो नरोत्तम मिश्रा जी होंगे या जो होगा वो आने वाला समय बताएगा, और उसका फैसला जो है वो भाजपा की संसदीय बोर्ड की समिति करती है। वो मैं और आप जैसे कार्यकर्ताओं के बहुत ऊपर है। अब आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मोड पे है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24 घंटा 7 दिन जो है वो चुनावी मोड पे होती है। और चुनावी मोड पे इसलिए होती है क्योंकि उनकी चुनावी का जो एजेंडा होता है वो भ्रष्टाचार नहीं होता है। वो उनका चुनावी जो एजेंडा होता है वो विकास का एजेंडा होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने दतिया समेत जो पूरे मध्य प्रदेश में विकास के कार्य किए हैं, जनता के हितैषी और जन हितैषी जो कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों से हमें चुनाव लड़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और निश्चित रूप से हमारे विकास कार्य ही हमारे मेन एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे संभाग स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे मंडल स्तर पे हो, चाहे आपके बूथ स्तर पे हो, चाहे शक्ति केंद्र, पन्ना प्रभु के एवं घर स्तर पे हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का मूल्यवान कार्यकर्ता है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी पे, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, जैसे ही घोषित होगा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लग जाएगा। और निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़े अंतराल से, एक बहुत ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। नरोत्तम मिश्रा खुद जनता के बीच जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और अभी एक वीडियो भी हमने देखा था, उसमें भावुक भी हो गए थे। तो क्या ये बतलाता है कि देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह की सक्रियता देखने को मिल रही है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम फाइनल ही समझा जाए, और ये चुनाव मुद्दों की बजाय चेहरे पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? जी, मैं आपको माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपके चैनल अभी कवरेज किया होगा उनका दतिया में रहना, पर मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जब ये 2.5 साल राजेंद्र भारती जी वहां के विधायक रहे, जो अब भ्रष्टाचार के आरोप में उनको कोर्ट उनके सजा सुना चुकी है, बैंक के एक बहुत बड़े कथित विषय पे उनको सजा सुना चुकी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, ये चुनाव हारने के बावजूद जब विधायक राजेंद्र भारती जी थे उसी रूप से सक्रिय थे जिस रूप से अभी सक्रिय हैं।
क्योंकि दतिया जो है उनका गृहग्राम क्षेत्र है, वहां से वो पूर्व विधायक रहे हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे वो विधायक हो चाहे न हो, किसी पद पे हो चाहे न हो, वो निश्चित रूप से डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अभी आप लोगों की तरफ से भी किसी उम्मीदवार या प्रत्याशी का नाम जो है उसका ऐलान नहीं किया गया है, कोई घोषणा नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार आप लोगों की तरफ से भी जोरों पर है। इस बार 1-to-1 संवाद कर रहे हैं जनता के बीच जाकर, डोर टू डोर प्रचार आपका चल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल आपसे भी यही होता है कि भाई चेहरा कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा, किसके चेहरे पर आप लोग दांव खेलने वाले हैं? देखिए राजेश जी, अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज राजेंद्र भारती जी के ऊपर निर्णय सुरक्षित रखा है और कल वो इसके ऊपर डिसीजन सुनाएंगे और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आदरणीय राजेंद्र भारती जी को हाईकोर्ट से राहत मिल जाएगी। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए जो नरोत्तम मिश्रा जी लंबे लंबे हाथ जोड़कर जनता के सामने माफी मांग रहे हैं, यही वो कारण है कि उनका जो अहंकार परिलक्षित था उनकी कर्मों के अंदर, उसी को हराकर 2023 में आदरणीय राजेंद्र भारती जी जो हैं वो जीत कर आए थे दतिया से। और हमें तो पूरा मालूम है कि अगर इस बार भी हम लोग उपचुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस ही वहां से प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार मुंह की खाएगी जैसे उस समय उन्होंने खाई थी। और जितना ये लोग पाक साफ अपने आप को बताने लगते हैं, तो राजेश जी चार्जेस सिर्फ राजेंद्र भारती पर नहीं है, पेड न्यूज के मामले में चार्जेस तो नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर भी थे। और हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जब 2017 में लगभग 23 जून से लेकर 18 जुलाई तक नरोत्तम मिश्रा जी अयोग्य चल रहे थे, तो उस समय क्यों विधानसभा सचिवालय से कोई अधिसूचना जारी नहीं होती, उनकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया जाता? वो सिटिंग होम मिनिस्टर थे तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? लगभग 1 महीना वो विधायक भी बने रहते हैं और वो मंत्री भी बने रहते हैं। लेकिन जब राजेंद्र भारती जी की बात आती है तो मात्र 10 घंटे के अंदर विधानसभा सचिवालय जो है वो रातों रात इमरजेंसी में कार्रवाई करके और उनकी जो सदस्यता है उसको शून्य घोषित कर देता है। और अभी भी जहां तक चुनावों की बात है तो देखिए 6 महीने का टाइम जो है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट देता है, 1 अक्टूबर तक की समय सीमा हमारे पास थी, लेकिन इतनी जल्दी निर्वाचन वहां पर चुनाव घोषित कर देता है। जबकि बुधनी के अंदर, विजयपुर के अंदर भी 5 महीने में चुनाव हुए थे। 2020 में भी जब उपचुनाव FIR भी राजेंद्र भारती पर कोर्ट के आदेश पर ही FIR हुई थी। 2015 का जिक्र है, कोर्ट के आदेश पर ही FIR हुई थी। देखिए ये भी तो कोर्ट का ही आदेश था, उसके बाद मामला MLA कोर्ट पहुंचता है दिल्ली। राजेश जी, हम कोर्ट के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, पूरी प्रक्रिया हमको मालूम है कि कहां से कहां केस पहुंचा। हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो नरोत्तम मिश्रा जी को अयोग्य घोषित किया था वो भी निर्वाचन ने किया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन एक चलिए दीपक बलेजा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका जवाब वर्जन आने दीजिए, उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जी के पास रुक जाइए शिल्पी जी। जी दीपक जी जल्दी से। को ये बहुत हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है बहुत शोर करके बहुत तेज से बात करने की कर रही थी। मैं इनसे चंद एक सवाल करूंगा। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राजेंद्र भारती विधायक जी को 3 साल की सजा हुई है कि नहीं? अगर हुई है तो वो न्यायालय का फैसले का सम्मान करती है कि नहीं करती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा और आपको भी पता होगा, ये फैसला जो था ग्वालियर बेंच पे सुनवाई हो रही थी, पर इनको न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं था। इन्होंने खुद ये फैसला जाके दिल्ली MP MLA कोर्ट में करवाया और इनकी चाही गई कोर्ट के इन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया है, जो कोर्ट इन्होंने चाहिए। तो इनको न्यायालयिक प्रक्रिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, न इनको भारत के संविधान से मतलब है, न इनको न्याय प्रणाली से मतलब है। अब इनका कांग्रेस मत स्पष्ट करे कि जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में जिनको एक बहुत बड़ी सजा हुई है वो उनके प्रत्याशी के उनके साथ है कि इनके विरोध में है? निश्चित रूप से उनके विरोध में नहीं है। इनके जो कह सकते हैं जीतू पटवारी जी अपने विधायकी सांसदी अपनी कभी शायद पार्षदी भी कभी अपने वार्ड में जीते होंगे, वो आज आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और अभी इनकी कांग्रेस प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी। तो अपना मत स्पष्ट करें कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है कि जनता के साथ? ठीक है, हो गया। रोकूंगा अब आप दोनों, रुक जाइए, रुकिए। प्रवेश गौतम जी, आप आऊंगा शिल्पी जी आपके पास भी। प्रवेश जी आपके पास कैसा देखते हैं आप इस दतिया के इस चुनाव को? क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ नहीं है, घोषणा होना बाकी है, लेकिन सक्रियता बाकायदा दिखाई दे रही है
और कैंपेन चलाए जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, प्रचार प्रसार बहुत जोरों पर है, बहुत चर्चा है इस चुनाव की। क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? राजेश जी, ये चुनाव दोनों पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। पिक्चर काफी हद तक क्लियर नजर आती है कि बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम और शायद कांग्रेस से राजेंद्र भारती जी की श्रीमती जी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो खुल के सामने नहीं आई, जिस पर सबको चर्चा करनी होगी, कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदरूनी सर्वे क्या कहते हैं। मेरी जो जानकारी है, मेरे सूत्रों ने बताया कि बीजेपी, न तो बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में वो जीतते हुए दिख रहा है और ना ही कांग्रेस के। ये बड़ी अजीब स्थिति पहली बार बनी है कि दोनों ही पार्टी के अंदरूनी सर्वे में चिंताएं व्यक्त की गई है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, चाहे जातिगत समीकरण रहा हो, चाहे नेताओं का विरोध। लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जो चौंकाने वाली बात है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ये शुरू से सबको पता था, मीडिया हो या सोशल मीडिया या नेता, कि यदि ये सीट में उपचुनाव हुए तो नरोत्तम मिश्रा के अलावा कोई दावेदार नहीं होगा। तो फिर उनके द्वारा नाम न खोले जाने का मतलब कुछ ना कुछ अंदर गहन विचार चल रहा है। कांग्रेस जरूर पशोपेश में है, हालांकि उसके पास हारने को बहुत ज्यादा कुछ है नहीं जी। 60-61 सीटों से 62 भी हो जाएगी तो उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु इस चुनाव का जो सीधा मैसेज जाएगा वो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जब आप दतिया से ओरछा जाते हैं तो बीच में झांसी पड़ता है। इस झांसी का जो पार्ट आता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भारतीय जनता पार्टी ने महेश केवट को ऐसे ही उम्मीदवार नहीं बनाया था। तो दतिया उपचुनाव सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट में राजेंद्र भारती की याचिका पर आज सुनवाई पूरी हुई है और जो मुझे अभी प्रारंभिक जानकारी है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और शायद कल सुनाई। तो मुझे एक डाउट यह भी लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट इन चुनावों पर कोई स्टे दे दे। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जहां पे जैसे जब 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई तो केंद्रीय भाजपा ने पटना की सीट पर तुरंत उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो नितिन नवीन जी के दिल्ली जाने से खाली हुई थी। यहां की सीट पे नहीं किया गया, यानी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात है राजेश जी, जो मुझे पता चला कि संघ का सर्वे अलग है और दिल्ली का सर्वे अलग है। बीजेपी को लेकर मैं बात कर लूं, कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा सुकून में है कि यार हमको तो आरोपी लगाने हैं कि सीट चोरी हुई या ये चोरी हुआ या ये चोरी हुआ। जीत भी जाएंगे तो विधानसभा में कोई बहुत बड़ा नंबर उनको नहीं मिल जाएगा, ना ही कोई अब राज्यसभा के फिलहाल चुनाव है, हालांकि अगले साल जरूर है, पर वो भी इतना अंतर नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर एक मैसेज है, क्योंकि यहां पर नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट यदि नहीं मिलती है या उनकी टिकट कटती है तो फिर कौन, इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। क्योंकि नरोत्तम जी, जिनको कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी है, दबंग नेता है, कद्दावर नेता है, उनको जब ये 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब राजेंद्र भारती जी का एक बयान था शायद, जिसमें उन्होंने शिवराज जी को धन्यवाद दिया था चुनाव जीतने के लिए। आपके चैनल में भी ये खबर चली होगी। ये बड़ी बात है बताने के लिए कि नरोत्तम मिश्रा जी के लिए अड़चन कहां से खड़ी हो सकती है। ठीक है दीपक जी, कुछ जी लौट रहा हूं आपके किसके प्लस की बात है या किसके माइनस की बात है? ठीक है प्रवेश जी, लौट रहा हूं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। दीपक जी, ऐसा कुछ है, अड़चन है, असमंजस की स्थितियां हैं, लंबा मंथन करना पड़ रहा है जब इतना बड़ा चेहरा है, इतना बड़ा नाम आपके पास है और शुरुआत से ही लंबे समय से उन्हीं के पास रही है दतिया सीट, जीतते हुए आए हैं, तो फिर इतनी देर क्यों उनके नाम का ऐलान करने में? कर दीजिए घोषणा। देखिए, मैं प्रवेश गौतम जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मैं क्या पूरे मध्य प्रदेश का हर कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। उनके चैनल के माध्यम से जो वो बात कहते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता सुनता है, सरकार भी सुनती है। तो उनकी बात का एक चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारी सर्वे कहीं से दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो कार्यकर्ता है वो कोई भी जिसको टिकट मिलेगी, वो चाहे ए से लेकर Z तक कोई भी कार्यकर्ता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और कमल के निशान पे लड़ेगा, और उसका फैसला जो पार्लियामेंट्री वोट करता है वो जो निश्चित रूप से करेगा, और आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से उसकी घोषणा होगी।
और जो न्यायिक प्रक्रिया चल, जिसकी हाईकोर्ट की बात चल रही है, जिसका फैसला सुरक्षित हुआ है, तो हम तो न्यायालय पे भरोसा करते हैं और निश्चित रूप से जो भी न्यायालय का फैसला आएगा हमारी सर आंखों पे होगा, हमारे सर माथे पे होगा और उसको हम स्वीकार करेंगे। और निश्चित रूप से यह स्वीकारता कांग्रेस के अंदर भी होनी चाहिए। न्याय प्रणालिका का सम्मान कांग्रेस ठीक है, पूछ लेते हैं न्यायालय का जो फैसला आएगा डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, वो स्वीकारता रहेगी और मान लीजिए फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे? कौन होगा प्रत्याशी, किसे उतारेंगे मैदान में? क्योंकि आपका तो फहरिस्त लंबे नामों की 3-4 नाम तो चल ही रहे हैं, उनमें से कौन होगा? राजेश जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो खुद ही हमारे बयान को मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी प्रतिक्रिया के अंदर न्यायालय के ऊपर कहीं प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं, लेकिन ये इनकी रटी रटाई लाइनें रहती हैं कि कांग्रेस जो है वो न्यायपालिका पर प्रश्न उठा रही है। दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, विचलित मत होइए, हमें पता है आपका कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता को अपना नेता नहीं मानता। आप हारने वाले, विचलित मत होइए, हारने वाले विचलित मत होइए। कांग्रेस की जो दलीलें हैं उनको आप छोड़ देते हैं तो ये बताता है कि आप हार के मुहाने पर खड़े हुए हैं और आप कितने विचलित हैं, इसीलिए आपको इतना शोर मचाना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि जब ये आप हारेंगे, इसीलिए टीवी चैनल्स पर बैठकर आप शोर मचा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने कभी भी न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। दूसरी बात ये राजेश जी, भ्रष्टाचार पर प्रश्न करने का तो अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की फेक न्यूज में भ्रष्टाचार के मामले में भी सस्पेंड हुए थे, लेकिन जब भाजपा ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि एक महिला जब विधायक बने रहे तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ में खड़े होते हैं। और इसीलिए सवाल कर रहा हूँ कि जीतू पटवारी जी आपके कांग्रेस के कोई नेता है कि नहीं है? अगर वो है तो आपने अभी बोल दिया कि हमारे किसी भी नेता ने नाटवाली का सवाल नहीं उठाया है, आप नटेरे खड़े बात करते तो आपके पीछे में बात करते हैं। इनको याद नहीं आई, ना उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना आप एक बात की जवाब नहीं दे। चलिए रुक जाइए रुकिए दीपक जी रुकिए, शिल्पी जी, हाँ एक मिनट शिल्पी जी ये बताइए, चलिए मेरा सवाल जो था वो तो बताइए, उम्मीदवार कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा? मान लीजिए कोर्ट का फैसला नहीं आता, ये तो बता दीजिए। क्या जो नाम चल रहे हैं 3-4 नाम मैं आपको गिनवा देता हूं, जिस तरह से शोभा भारती जी का नाम चर्चा में है वो होंगी, घनश्याम जी होंगे या फिर अवधेश नायक जी होंगे, कौन होगा? क्योंकि देखिए डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया, आप लोग सीधा जाके जनता से संवाद तो कर रहे हैं, तो तैयारी तो है। देखिए संवाद तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो संवाद हम भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी कौन होगा तो इतनी जल्दी क्या है, पहले कल हाईकोर्ट का निर्णय तो आ जाने दीजिए। हम तो आपकी टेलीविजन आप भी मतलब वेट एंड वॉच की करते हुए ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका हमारे ही समर्थन में फैसला देगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी विचलित हो रही है, क्योंकि इन्हें ना तो न्यायिक प्रक्रियाओं पर भरोसा रहता है, ना इन्हें न्यायपालिका पर भरोसा रहता है। और अगर हाईकोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता है तो जो भी हमारा आला कमान तय करेगा वो नाम आप सबके सामने होगा। प्रत्याशी का नाम छुपा के तो हम चलिए ठीक है, यहाँ पर प्रवेश जी इंतजार है कि कल का फैसला क्या आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद ही मुझे लगता है ऐसा कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने पत्ते जो है वो खोलेंगी, यानी कि नजरें जो है वो फैसले पर टिकी हुई। लेकिन इतना जरूर समझूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरह की ये लड़ाई है इसमें अब हम देख रहे हैं कि और अन्य दल भी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि कोई ज्यादा महत्व नहीं है, कोई तीसरा मोर्चा उतर भी जाए, लेकिन ये जरूर है कि वोट काटने में जरूर यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में इन राजनीतिक दलों का नफा नुकसान जरूर वो तय करवा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर तीसरा मोर्चा आजाद पार्टी भी जिस तरह से मैदान में है, किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचा सकती? राजेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये यूपी के लिए भी एक मैसेज देगा। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी दल है, तो उसके पास अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है यूपी के सवर्णों और ब्राह्मणों में नाराजगी, उसको कैसे दूर करेंगे, वहीं पे यादवों को कैसे टारगेट करेंगे। जो तीसरा जो उसमें समीकरण आ रहा है, दामोदर यादव की बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, दामोदर यादव ने पिछली बार सेवड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लगभग 29,000 वोट पाए थे, 28-29,000 के आसपास। ये 29,000 वोट सेवड़ा विधानसभा में थे, दतिया में नहीं। दतिया में यदि यादव वोट बैंक देखा जाए तो 10-12 हजार के आसपास है, पर इतना है, एक
अनुमान है कि दामोदर यादव कम से कम 20-22 हजार वोट पाएंगे। ये वोट कांग्रेस के होंगे या बीजेपी के, ये समय बताएगा, क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजों पर हम नजर डालें तो नरोत्तम मिश्रा जी लगभग 80-82 हजार और भारती जी करीब 87-88 हजार वोट पाए थे, 7-8 हजार का अंतर था। अब यदि 20-20 हजार 20-25 हजार वोट दामोदर यादव जीतेंगे नहीं, ये भी तय है। वो वोट काटेंगे, ये भी तय है। वो वोट बीजेपी का काटेंगे या कांग्रेस का, ये समय बताएगा और ये तब पता चलेगा जब कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी। क्योंकि अभी तो मुझे एक जानकारी और मिल रही है कि शायद कांग्रेस के एक नेता दतिया से बीजेपी ज्वाइन न कर ले। अभी हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है, इसको मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, पर हमारे सूत्रों ने, मेरे सूत्रों ने बताया। तो जातिगत समीकरण दतिया का जब हम नजर डालते हैं तो ओबीसी वोट और एससी वोट है तो ज्यादा संख्या में, लेकिन बिखरा हुआ है। जैसे एसटी में जाटव और ये दूसरा जो समुदाय है ये बिखरे हुए हैं, ओबीसी में भी कुशवाहा समाज हो या यादव समाज हो, ये भी बिखरे हुए हैं। ये एक जगह नहीं है, जबकि सवर्णों के वोट एक जगह जाते हुए दिख रहा है। पर फिर भी मैं बता दूं, यूजीसी जैसे मुद्दों की नाराजगी अभी भी सवर्णों में है। तो जातिगत समीकरण उतना असर नहीं डालेगा जितना चेहरा डालेगा कि बीजेपी या कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारती है। हालांकि भारती जी के उतरने से कुछ सिंपैथी वोट उनको एडवांटेज जरूर रहेगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ने जिस प्रकार से दतिया में जनता के बीच जाके माफी मांगी है और ये कहा है कि गलती हो गई, ये गलती है, माफ कर दो, अगली बार मैं सुधर जाऊंगा, तो मुझे लगता है जनता ये मान रही होगी, जो मेरा अभी प्रारंभिक ऑब्जर्वेशन है, कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। दोनों तरफ में कहीं ना कहीं जन समुदाय नरोत्तम जी की तरफ झुकता हुआ भी मुझे दिख रहा है। दोनों तरफ से सिंपैथी है प्रवेश जी, इधर से जिस तरह से शोभा भारती है, राजन भारती की तरफ से सहानुभूति वहां से भी है, नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से माफी मांग रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो वहां से भी सहानुभूति है। तो दोनों तरफ सिंपैथी है। बिल्कुल राजेश जी, दोनों तरफ सिंपैथी है, लेकिन अब देखना यह है कि इस सिंपैथी में आगे आप वोटों में कितना कन्वर्ट करा लेंगे, वो तो चुनाव की जब कैंडिडेट की घोषणा होगी और प्रचार शुरू होगा तब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जो कांग्रेस सोच रही है या दामोदर यादव जो सोच रहे हैं कि हमें एससी एसटी और ओबीसी का वोट बैंक एक साथ मिलेगा, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का वोट बिखराव वाला वोट है। लोधी अलग, यादव अलग, आहिर अलग, कुशवाहा अलग, इनको जोड़ना एक चैलेंज है जो अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा मुझे किसी भी नेता के लिए। तो ऐसे में जब भी टिकट अनाउंस होगी, कैंडिडेट अपना प्रचार किन बातों पे करेगा। यदि नरोत्तम जी को टिकट मिलती है तो सिंपैथी उनको मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। लोगों को ये लगेगा कि हमने एक बार इनको मैसेज दे दिया, अब ये सुधर जाएंगे, यदि कोई नाराजगी थी तो एक चीज बहुत है, अच्छी बात बता दो कि दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव, और समाजवादी पार्टी भी इस चुनाव पर नजर रखी हुई है, ऐसा मुझे प्रारंभिक तौर पर दिख रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि सपा और बसपा वह भी इस चुनाव पे कूद सकती है। निश्चित तौर पर, क्योंकि पड़ोसी राज्य के जो राजनीतिक दल है वो भी यहाँ पर नजर गड़ाए हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है, बेहद दिलचस्प होने वाला है। और जो आपने कहा है कि ये जो सहानुभूति वाला जो मैटर है, जो फैक्टर है, ये कितना असर करता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दतिया उपचुनाव जो है वो अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता जा रहा है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया। फिलहाल इस बहस में इतना ही है और चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।